अब आइए अगली बात की तरफ जो मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है उसकी वजह से कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो इस ट्यूब्यूल में जाते हैं, जिसको आप कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनमें से हमें ज्यादातर इसका तो पता ही नहीं होता ना कि ड्रग्स भी आ सकती हैं, जबकि आमतौर पर ड्रग्स भी आती हैं। ठीक है, ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स आते हैं, यूरिया मेन चीज ही यही है, यूरिन बनाने के लिए मेन चीज ही यही है। हाइड्रोजन आयंस वगैरह आते हैं जिनको रीअब्सॉर्ब किया जाता है, बाइकार्बोनेट आयन, सॉल्ट, वाटर। ठीक है, इन सब में से 100% ग्लूकोज और 100% अमाइनो एसिड रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है प्रोक्सिमल में। हमारे ग्लूकोज की लिमिट क्या होती है? 70 से 110 कर लें, 80 से 120 कर लें, तकरीबन ये वाली लिमिट होती है। ये क्या है? ये है यूनिट है इसका mg, और कितने ब्लड में? 100 ml में। तकरीबन 100 ml में जो 70 से 110 mg तक जो है वो ग्लूकोज की गुंजाइश होती है। अब देखिए यहां पर मैं वो बात बताने लगा हूं आप लोगों को जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उस क्वेश्चन के आंसर में भी कही। वो क्या थी कि ग्लूकोज is not regulated by the kidney. ग्लूकोज किडनी की जिम्मेदारी नहीं है। किडनी ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करके वापस तो पहुंचा देती है, लेकिन उसको रेगुलेट नहीं करती। बहुत क्लियर रखें कॉन्सेप्ट, रेगुलेशन में और रीअब्सॉर्ब होने में बहुत फर्क है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं। इसमें देखिए कि ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज जो है वो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आगे आगे जा रही है। ठीक है, अब ये एक पुली लगी हुई है और ये ब्लड है। इस पुली में एक खास कैपेसिटी है, जितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इसने पकड़ लिए वो ये वापस किसमें भेज देगी? इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होते हुए वापस चले जाएंगे वो ब्लड में। ठीक हो गया? अच्छा चलें, ये थोड़े से ग्लूकोज मॉलिक्यूल थे, ये थोड़े थोड़े ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं। इसमें टोटल आपके पास 6 को ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, और कुछ वापस जा रहे हैं। फर्ज करें कि कुछ शुगर ज्यादा आना शुरू हो गई। अब अगर कुछ शुगर ज्यादा आना शुरू हो गई तो अभी भी फर्ज करें इस पुली के पास गुंजाइश है, ये पुली उन तमाम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को फिर से क्या करती है? रीअब्सॉर्ब करके वापस भेज देती है। ठीक हो गया? लेकिन एक टाइम आता है कि इस पुली की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। अब क्या होगा कि इस पुली में जितने मॉलिक्यूल आ गए, उसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो किसमें शामिल होंगे? यूरिन में। याद रखिए ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करने के लिए प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अलावा कहीं कोई रिसेप्टर नहीं होता। सिर्फ पीसीटी ऐसी जगह है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसमें ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करने के रिसेप्टर हैं। जितने रिसेप्टर अवेलेबल हैं वो ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। जितनी ग्लूकोज एस्केप कर जाती है, एस्केप फ्रॉम द रिसेप्टर्स, जितनी ग्लूकोज रिसेप्टर से एस्केप हो गई, अब वो अगर लूप ऑफ हेनले में आ गई तो वो सीधा आपके यूरिन में जा रही, वो रुकेगी नहीं। अब इस सिचुएशन को आप कहते हैं ट्यूब्यूलर मैक्सिमम। जब रिसेप्टर्स फिल्ड हो जाएं, जब रिसेप्टर फिल हो जाएं और मजीद रिसेप्टर्स आने वाले मॉलिक्यूल्स के लिए अवेलेबल ना हो, रिसेप्टर बिजी हो, अगले मॉलिक्यूल को ना पिक कर सके, तो इस सिचुएशन को आप कहते हैं ट्यूब्यूलर मैक्सिमम। एंड इन दिस डायग्राम ट्यूब्यूलर मैक्सिमम पॉइंट इज अचीव्ड। यहां पर भी नहीं था इस डायग्राम में भी नहीं था, लेकिन यहां पर ट्यूब्यूलर मैक्सिमम अचीव हो चुका है। और ये कब अचीव होता है? ये अप्रोक्सीमेटली अचीव होता है जब हमारे इसमें जो है वो तकरीबन, मैं 250 लिख देता हूँ, 250 mg पर 100 ml तक जो है वो शुगर पहुंच जाती है। ठीक है, इसीलिए अब क्या कहा जाता है कि ब्लड टेस्ट करें शुगर के लिए। यूरिन टेस्ट जो है वो काफी देर बाद बताता है कि शुगर हुई। क्योंकि ये जो फिगर मैंने आपको बताया ये वेरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी इसी बुक में देखता हूं
तो शायद आपको कोई और फिगर मिले यहाँ पर 250। जी ये देखिए ये लिखा हुआ। Eventually a point is reached about 300 milligram per 100 ml of plasma at which reabsorptive capacity of the tubular cells is saturated। ऐसी सूरत में वो पॉइंट ट्यूबुलर मैक्सिमम कहलाएगा और यहाँ से ग्लूकोज जो है वो अब वापस ब्लड में जाने के बजाय इस पुली में, क्योंकि गुंजाइश खत्म हो गई है। ये पुली का कॉन्सेप्ट बहुत ही मजे का है। ये पुली एक्चुअली क्या है, ये ग्लूकोज रिसेप्टर है और ये जितने रिसेप्टर्स हैं उनको फिल करने की बात है कि जितने रिसेप्टर्स हैं वो फिल हो जाते हैं और उसके बाद फिर मजीद ग्लूकोज जो है वो आगे यूरिन में शामिल हो जाती है। अब आते हैं जनाब ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अगली चीज, यही फिनोमिना अमाइनो एसिड के साथ भी होता है। यही चीज अमाइनो एसिड के साथ भी होती है। अमाइनो एसिड 100% रिअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। सो इसके बाद चलते हैं कि यहाँ से बहुत से जैसे बाइकार्बोनेट आयन आते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है और जितना कुछ आता है वो तकरीबन सारा ही एक धक्के से जो है वो इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के फिल्ट्रेट में चला जाता है। अब ये जो इन ट्यूब्यूल्स में जो चीज तैर रही होगी, अब आप उसको किसका नाम देंगे? अब आप उसको नाम देंगे फिल्ट्रेट का, ठीक है। अब आप उसको फिल्ट्रेट का नाम देंगे और ये जो फिल्ट्रेट है अब इसको देखा जाएगा कि इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स जो हैं वो रिअब्सॉर्ब, वाटर ने रिअब्सॉर्ब होना है। यहाँ पर इन्होंने इसकी की बनाई हुई है, कौन कौन सी चीज एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होती है, कौन सी पैसिवली ट्रांसपोर्ट होती है। तो रेड एरोज आपको बता रहे हैं सोडियम क्लोराइड को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एटीपी के जरिए, और एक्चुअली सोडियम क्लोराइड को नहीं, सोडियम को किया जाएगा एक्टिवली ट्रांसपोर्ट, उसको पैसिवली फॉलो करेगा क्लोराइड। बाज़ औक़ात ये को ट्रांसपोर्ट होती है, एक ही चैनल के जरिए दोनों जाते हैं। और क्योंकि सोल्यूट चला जाता है तो साथ ही जो है वो सॉल्वेंट यानी वाटर भी डिफ्यूज आउट हो जाता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो वाटर की, बाइकार्बोनेट आयन की, वाटर की, पोटेशियम की जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ समटाइम ना सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये होती है कि किसी और की एनर्जी को यूज करते हुए बाहर की तरफ चले जाना। ऐसा क्या होता है? ऐसा आमतौर पे होता है कि जो समटाइम ऐसा होता है कि एक कंपाउंड, आपको अच्छे तरीके से पता है ना को ट्रांसपोर्ट क्या होती है। को ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मैकेनिज्म है कि एक ही प्रोटीन चैनल को यूज करते हुए दो कंपाउंड क्रॉस कर गए मेम्ब्रेन को, ये को ट्रांसपोर्ट है। इस को ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एक कंपाउंड की एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, उसी एटीपी को यूज करते हुए दूसरा कंपाउंड भी उसके साथ फिसल जाता है। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। ये जो फिल्ट्रेट है इनिशियली इट इज आइसोस्मोटिक टू ब्लड, यानी ये इस हद तक फिल्टर हो जाता है कि इसकी जो कंसंट्रेशन होती है फिल्ट्रेट के बनने की, ग्लोमेरुलस से फिल्टर हुआ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आया, तो जिस टाइम इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है तो वो इस हद तक फिल्टर हो जाता है कि उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो करीब करीब पहुंच जाती है ब्लड के और बॉडी फ्लूइड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इससे आप एक और मतलब क्या निकालते हैं? इससे आप मतलब ये निकालते हैं कि जितना फ्लूइड फिल्टर हुआ है वो जरूरत से ज्यादा फिल्टर हो गया, इतनी फिल्ट्रेशन नहीं चाहिए थी। मैं अब आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देने लगूं। पूरे दिन में हमारा जितना ब्लड गुजरता है किडनीज में से वो तकरीबन होता है 1600 लीटर्स के बराबर। दोनों किडनीज में से पूरे दिन में 1600 लीटर्स के बराबर ब्लड गुजरता है, और उनमें से कितना प्लाज्मा निकल जाता है? 180 लीटर प्लाज्मा फिल्टर होता है, जस्ट फिल्टर होता है, यूरिन के फॉर्म में नहीं निकलता। जस्ट फिल्टर जो यहां से हो रहा है पूरे दिन में वो 180 लीटर है, ठीक हो गया। अब इसमें से टोटल कितना यूरिन बनता है पूरे दिन में? 1.5 लीटर। इस बाकी सारा का सारा रिअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि जो फिल्ट्रेट है वो इनिशियली आइसोस्मोटिक है। इसकी अंडरस्टूड डिमांड ये है कि अब यहां से इसको रिअब्सॉर्ब करके सो वापस कहां पर भेजा जाए? ये ब्लड प्लाज्मा यहां पर मौजूद है, राइट फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब यहां पर 2-3 तरह के मैकेनिज्म होते हैं। डिफ्यूजन भी हो रही है यहाँ पर आपके पास, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो भी स्पेशली अलग से मैं मेंशन कर देता हूँ, वो भी हो रही है। इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट काम हो रहा है दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये तीनों किस्म की जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो इधर हो रही हैं। जहां पर डॉटेड लाइन है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जहां पर डॉटेड लाइन नहीं है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सो इनिशियली सोडियम
और इसके साथ साथ ये कौन सी ट्रांसपोर्ट होती है? को ट्रांसपोर्ट। कुछ होते हैं को ट्रांसपोर्टर, ये को ट्रांसपोर्ट किसके जरिए हो रही है? खास किस्म के प्रोटीन चैनल्स हैं जिनको हम कहते हैं को ट्रांसपोर्टर्स, को ट्रांसपोर्टर्स हैं। अब कुछ ऐसे को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो वन वे होते हैं। वन वे मतलब, वन वे का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक ही साइड, जो एक कंपाउंड भी उसी साइड पर जा रहा है जिस साइड पे दूसरा कंपाउंड जा रहा है। तो कुछ होते हैं को ट्रांसपोर्टर्स जो कि वन वे होते हैं। कुछ होते हैं टू वे को ट्रांसपोर्टर्स के एक सब्सटेंस को इनटेक करके दूसरे सब्सटेंस को एग्जिट करवाया जाता है। कुछ को ट्रांसपोर्टर्स ऐसे होते हैं। दोनों तरह के को ट्रांसपोर्टर्स कहां मौजूद हैं इस वक्त? ये कौन से सेल्स हैं? ये पीसीटी के सेल्स हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ये सारे सेल्स हैं। और इनकी ये मेम्ब्रेन जो है ये ल्यूमिन साइड मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन जो है ये ब्लड कैपिलरीज को फेस कर रही है। तो यहाँ पर दोनों तरह के जो है वो को ट्रांसपोर्टर्स मौजूद है। सोडियम ग्लूकोज, सोडियम को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसके साथ को ट्रांसपोर्ट में ग्लूकोज भी आ जाता है। इसी तरह इस तरह की ट्रांसपोर्ट किसके लिए होती है? वाटर के लिए भी होती है। अब यहाँ पर आपको दो तरह की को ट्रांसपोर्ट नजर आ रही है। एक वन वे है जिसमें सोडियम और ग्लूकोज दोनों को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और दूसरी टू वे है जिसमें एक कंपाउंड की इनटेक करके दूसरे कंपाउंड को बाहर भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर एक बात जरा जो है वो स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा कि सोडियम, यहां से यहां तक की ट्रांसपोर्ट सोडियम की कौन सी है? पैसिव। लेकिन उसके बाद इस एरो को गौर से देखें, ये वाला, सिर्फ ये वाला। तो सिर्फ इस एरो को अगर आप गौर से देखते हैं तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है कि यहां पर एटीपी यूटिलाइज हो रही है। आप याद रखिए, सोडियम हमारी किडनी में टोटल जितनी एटीपी यूज होती है उसका 80% किसके लिए यूज होता है? सोडियम के लिए। जितनी एटीपी यूज होती है नेफ्रॉन के अंदर उसका 80% सोडियम के लिए यूज होता है। और एक बात यहां आपको और बता दूं कि किडनी इज अमंग द हाईएस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग ऑर्गन। सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाले ऑर्गन्स में किडनी है। मतलब सबसे ऊपर नहीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। हार्ट बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, ब्रेन बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, उसके साथ साथ ये किडनी है जो बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करती है एटीपी को। ठीक है, सो उसकी वजह क्या है कि हमारी किडनी, मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया था कि दो तरह के कंपाउंड्स के लिए सबसे ज्यादा काम करती है, एक सोडियम आयंस और दूसरा वाटर। तो सोडियम आयंस की ट्रांसपोर्ट आप अभी आगे लूप ऑफ हेनले में भी पढ़ेंगे कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है बहुत ज्यादा। शुरू में जो ये, अब इस वक्त हम क्या पढ़ रहे हैं? ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पढ़ रहे हैं। ये इस वक्त जो टुकड़ा आपके सामने है यहां से यहां तक, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का है। यहां पर बहुत बड़ी अमाउंट सोडियम की रिएब्सॉर्ब हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% सोडियम यहां से रिएब्सॉर्ब हो चुकी होती है। ठीक है, सो 60 to 70% सोडियम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपने, जब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब आप यहां से यहां पर आएंगे, यानी ल्यूमेन से सेल में आए, ल्यूमेन से आप डायरेक्ट कंपाउंड को ब्लड में नहीं ले जा रहे, बल्कि ल्यूमेन से पहले वो कंपाउंड कहां आ रहा है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और उसके बाद फिर वो कंपाउंड किधर जा रहा है? ब्लड के अंदर। तो अब जरा यहां इस पॉइंट पर गौर कीजिएगा कि ये जो सोडियम है इस पे गौर करें। ये जो एरो है, ये जो मैं दोबारा से इसकी तरफ निशानदेही कर देता हूं, मैं इस जगह की बात कर रहा हूं, इस एरो की तरफ जब आप गौर करेंगे तो आप गौर करें कि यहां सेल से निकल के बाहर तक का जो फिनोमिना है वो कौन सा हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन उसके बाद सोडियम ब्लड कैपिलरी में किसके जरिए जा रही है? डिफ्यूजन यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जा रही है। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब सोडियम इंटरस्टिशियम में आता है, ये देखिए इस हिस्से पे गौर करें, ये सारा हिस्सा किसका है? ये सारा हिस्सा इंटरस्टिशियम का है। ये सारा हिस्सा इंटरस्टिशियम का है, और ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये ब्लड का है, ब्लड कैपिलरी का। ठीक है, इतने हिस्से के लिए यहां पर सोडियम पहले ही ज्यादा होता है, इस जगह पर सोडियम ऑलरेडी ज्यादा है। जब आप सेल में से सोडियम को बाहर भेजते हैं, यहां सोडियम पहले ही ज्यादा है, तो जब आपने सेल के अंदर से किडनी के नेफ्रॉन के सेल के अंदर से सोडियम को कहां भेजना है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भेजना है, जहां सोडियम ऑलरेडी ज्यादा मौजूद है। तो ऐसी सूरत में आपको एटीपी यूज करनी पड़ेगी। अब ये ब्लड कैपिलरी कौन सी है? मैंने इसीलिए आपको यहां आने से पहले बताया,
ये ब्लड कैपिलरी वही वाली कैपिलरी है जो ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्टेरियोल से निकली है। इसका मतलब है ये कैपिलरी में जो ब्लड है वो अपना सारा सोडियम किसको दे चुका है, अपना मोस्ट ऑफ द सोडियम जो इफरेंट आर्टेरियोल से आकर कैपिलरी डिवाइड हुई है वो अपना मोस्ट सोडियम किसको दे चुकी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को दे चुकी है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब ज्यादातर सोडियम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जा चुका है तो इस कैपिलरी में क्या हो गया, इस वाली कैपिलरी में सोडियम की अमाउंट कम हो गई। अब ये कैपिलरी यहां से निकलेगी, आर्टेरियोल यहां से निकलेगी और उसके बाद किसके इर्द गिर्द जाकर जो है वो लिपट रही है, ये लिपट रही है प्रॉक्सिमल के इर्द गिर्द जाके। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब आइए वापस उसी डायग्राम के ऊपर, इसका क्या मतलब हुआ कि इस वाली कैपिलरी में जो कहां पर सोडियम दे आई थी, ग्लोमेरुलस में सोडियम दे आई थी, इस वाली कैपिलरी में सोडियम कम है, इंटरस्टिशियम में सोडियम ज्यादा है और सेल में भी सोडियम जो है वो बनिस्बत इंटरस्टिशियम के कम है। तो अब गौर करें, जब सोडियम को आपने इंटरस्टिशियम में निकालना होगा तो आप एटीपी यूज करने पे मजबूर होंगे, लेकिन जब आपने सोडियम को कैपिलरी में भेजना है अब आप करेंगे डिफ्यूजन। अगली बात पर आइए, इंपॉर्टेंट बात है, और वो क्या है कि क्या जरूरत पड़ी है, जब ऑलरेडी सोडियम इंटरस्टिशियम में ज्यादा है तो क्या जरूरत पड़ी है कि एनर्जी के जरिए सोडियम को जबरदस्ती बाहर धकेला जाए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, उसकी वजह यह है कि इस सेल में सोडियम को कम रखना है। किससे कम रखना है, ल्यूमेन से कम रखना है। फर्ज कर लिया हमारे पास सोडियम की अमाउंट सेल में ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ल्यूमेन से ज्यादा है। अब आपको सोडियम को इधर भेजने के लिए क्या यूज करनी पड़ेगी, आपको सोडियम को सेल में भेजने के लिए एटीपी यूज करनी पड़ेगी। जबकि हमने क्या पढ़ा है कि ल्यूमेन से जब सेल में सोडियम आती है तो वो किसके जरिए आती है, वो आती है डिफ्यूजन के जरिए। ये देखें, ये बना हुआ है डॉटेड, डॉटेड का क्या मतलब है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। अगर सेल में सोडियम ज्यादा हुआ ल्यूमेन से तो आपको एटीपी के जरिए ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी नहीं आई हमारे पास। हाँ, यहां पर सोडियम को कम रखने का तरीका क्या है, सेल के अंदर सोडियम को कम रखने का तरीका यह है कि जितना सोडियम हो सके बाहर मूव करो। अब चाहे बाहर सोडियम ज्यादा हो, इंटरस्टिशियम में चाहे सोडियम ज्यादा हो, चाहे इंटरस्टिशियम में सोडियम ज्यादा हो, आपने यहां से सोडियम बाहर निकालना ही निकालना है। वाई, क्योंकि आपने सेल के अंदर सोडियम को कम अज कम रखना है, लिहाजा जितना सोडियम आता जाए, बाहर है नहीं है, जितना सोडियम आता जाए उसको बाहर निकालते जाए, उसको बाहर निकालते जाएंगे और सोडियम यहां पर कम होता जाएगा। जब सोडियम यहां कम होता जाएगा तो फिर वो सोडियम जो है पैसिव डिफ्यूजन के जरिए यहां से अंदर आएगा। सो अब देख लीजिए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इसके बाद मजीद एक दो चीजें हैं जो हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए अमोनिया जा रही है अंदर, अमोनिया अंदर जा रही है, एक ऑकवर्ड सी बात लगती है, अमोनिया किधर से आ गई। देखिए ये अमोनिया कौन बनाता है, दिस अमोनिया इज फॉर्म्ड बाय NH3 इज फॉर्म्ड बाय द PCT सेल्स, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स बनाते हैं अमोनिया। ये क्यों बनाते हैं, द पर्पस इज टू रिड्यूस द H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनसाइड द ट्यूब्यूल। ये अमोनिया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है उसके सेल्स बनाते हैं। हाइड्रोजन यहां से गुजर के जब इसमें एंटर होता है, यहां पर एसिडिटी जो है वो एकदम रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। रिड्यूस होने से क्या मुराद है, 7 से नीचे आना शुरू हो जाती है, मतलब वो डेंजरस साबित हो सकती है। ऐसी सूरत में जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स हैं वो हाइड्रोजन को किसके साथ जोड़ देते हैं, नाइट्रोजन के। अगला सवाल, अमोनिया तो बहुत डेंजरस है, अमोनिया अगर अंदर भेज दी तो काम खराब है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि इस पूरी अमोनिया को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या है, हाइड्रोजन एसिडिटी को भी रिड्यूस नहीं कर सकता और अमोनिया डेंजरस भी नहीं रहा।
लिहाजा अब इस अमोनियम आयन की फॉर्म में यूरिन के जरिए हाइड्रोजन को रिलीज किया जाएगा, लेकिन जब वो यूरेथ्रा से बाहर रिलीज होगा यूरिन, तो उस वक्त उसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज होते ही H पॉजिटिव ब्रेक होगा और वो अमोनिया के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो कहने से मुराद क्या है, और अगर वो अमोनियम आयन रहे भी तो उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, अमोनिया की फॉर्म में उसको रिलीज कर दिया जाता है। सो ये वजह है कि अमोनियम आयन को यहाँ से भेजा जाता है। इसी तरीके से अब ये देखिए, ये बाइकार्बोनेट आयन्स मौजूद हैं। बाइकार्बोनेट आयन्स जो हैं ये भी रिमूव किए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीअब्जॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल। बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है वो होती है रीअब्जॉर्प्शन, और जितना फिल्ट्रेट बना था उसका 70% यहाँ पर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है।